हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए क्लास 12th की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत तीसरा अनुप्रयोग। इसके पहले मैं जो है गॉस प्रमेय का 2 अनुप्रयोग बता चुका हूं। एक सीधे तार के कारण जो है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि एक समतल चादर के निकट जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीसरे इनके अनुप्रयोग में आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान आवेशित पतले खोखले गोले या गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई पहले तार लिया गया, अब उसके बाद जस्ट दूसरे अनुप्रयोग में चादर लिया गया, लंबाई चौड़ाई में था। अब जो है एक गोलीय कोष लिया जा रहा है, यानी कि खोखला गोला लिया जा रहा है, उसको हम लोग गोलीय कोष भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाइक एज बॉल, गेंद, क्रिकेट की बॉल अंदर क्या होती है, खोखला होती है और वो चारों तरफ से क्या होता है, लेयर होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये जो है खोखला गोला है। ठीक है, कल्पना करेंगे आप लोग कि क्रिकेट का बॉल अंदर खोखला होता है, ठीक है, और ऊपरी सतह होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये जो है खोखला गोला है। अब इसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, तो ये भी जो है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप लोग दिमाग में लाइए कि इसके ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या मानना होगा। हमें सबसे पहले एक खोखला गोला लेना होगा। तो मान लेंगे एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, कैपिटल आर है। ठीक है, त्रिज्या होगी, गोल है। तो अब उसके बाद से अब जरा सोच के देखिए कि खोखला गोला है आर त्रिज्या का, तो उसके बाहर खोखला गोला यहां है, उसके पृष्ठ से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। ठीक है, तो अब देखिए कि वह दूरी कहां से नापेंगे भाई, जो बिंदु P बाहर ले रहे हैं। भाई एक लाइक एज मान लीजिए बॉल है, यहां गेंद रखा हुआ है, कल्पना करिए। तो गेंद का जो पृष्ठ है भाई गोल होगा, ऐसे वक्र पृष्ठ होगा चारों तरफ से। तो उस वक्र पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु P है। तो क्या वक्र पृष्ठ से दूरी लेंगे? नहीं, उसके केंद्र से लेंगे। यानी कि केंद्र उसका कहां होगा भाई, तो खोखला गोला है, तो कल्पना करके देखिए उसके बीच में, उसके सेंटर में, यानी कि उसका क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक है, इसके पहले मैं बताया भी हूं आप लोगों को एक वीडियो में। अब जो है अगर बॉल को हम लोग जमीन पर रख दें तो उसका केंद्र जो है पृथ्वी से टच नहीं करता, जबकि वृत्त का क्या करता है भाई, पृथ्वी से टच करता है। तो यहाँ पे खोखला गोला लिया गया, तो उसके अंदर क्या होगा, उसका सेंटर होगा, और उस सेंटर से मान लिया गया कि बाहर की तरफ क्या है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि जब खोखला गोला होगा तो जरा कल्पना करके देखिए कि खोखले गोले के पृष्ठ से बाहर की तरफ एक बिंदु ले सकते हैं। गोले के पृष्ठ पर, उसके आवरण पर, बाहरी पृष्ठ पर एक हम किसी बिंदु पर निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और खोखला गोला है तो उसके अंदर क्या है, हवा है, तो उसके अंदर भी किसी बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें 3 स्थितियां बनेंगी। खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर, जो केंद्र से कितनी दूरी पर होगा, स्मॉल r दूरी पर होगा, मान लिया गया है। और एक निकालेंगे कि उस जो है बॉल के, यानी कि उस खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, और उस खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही जो है निकाला जाएगा। तो अब इसके लिए जो है सबसे पहले एक खोखला गोला मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो लिखा गया है यहाँ पे, ऐसे ही आप लोग लिख लेंगे। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है जिसके बाहरी पृष्ठ पर +q आवेश समान रूप से वितरित है। अब देखिए यहाँ पर हमने माना कि एक जो है ये खोखला गोला है, देखिए रेड कलर से है, एक जो है खोखला गोला रेड कलर से दिखाया गया है। इसके बाहरी पृष्ठ पर ये आप देख सकते हैं धन आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। और ये आवेश कितना है भाई, तो ये आवेश जो है ये +q आवेश है। +q आवेश क्या है, समान रूप से इस पर वितरित है। तो कहां वितरित है,
लाइक एज बॉल, बॉल मानिए तो बॉल के ऊपरी सतह पर ये चारों तरफ फैला हुआ है। बॉल के यानी कि बॉल जैसे ये होगा खोखला गोला, तो उसके बाहरी पृष्ठ पर ये आवेश है, अंदर नहीं है। अब उसके बाद से ये माना गया कि इसके केंद्र से यानी कि इसका केंद्र बीच में होगा, तो केंद्र से r दूरी पर बाहर की तरफ यानी कि पृष्ठ से भी बाहर एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस खोखले गोले के कारण। ठीक है, इतनी बात मान ली गई। और खोखले गोले का की त्रिज्या देखिए दिखाया गया है, क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, अब जो है इसके बाद अब क्या करेंगे कि इसके पहले जरा आप लोग सोचिए, या आप अगर इसके पहले वाला वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लें वहां हमारे चैनल पे, क्योंकि वहां जब आप देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू जो है वीडियो को देखते रहें ताकि आगे जो है समझ में आता रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं से इंटरलिंक होता है, इसलिए जो देखना जरूरी है। तो अब यहाँ पर जो है वहां पर बताया गया था कि चादर लिया गया था तो भी एक गॉसियन बेलन की कल्पना की गई थी, एक समान तार लिया गया था तो भी वहां पर क्या किया गया था, गॉसियन बेलन की कल्पना की गई थी। अब यहां पर चूंकि हम लोग जो है ये गोल पृष्ठ है तो गॉसियन बेलन नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या बनाएंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे जो क्या होगा, उस बॉल के चारों तरफ होगा, यानी कि वो भी एक तरह का क्या होगा, बॉल होगा, वो भी एक तरह का खोखला गोला ही होगा जो चारों तरफ से उसको क्या करेगा, कवर्ड करेगा, चारों तरफ से क्या करेगा, कवर्ड करेगा। ठीक है, तो अब मान लिया कि जो है इस गोलीय कोश के या खोखले गोले के चारों तरफ एक क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ कहां से खींचा गया, तो जो बिंदु P बाहर की तरफ लिया गया था इसी से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया। ठीक है, जो अब जो है इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी, यानी कि यही दूरी, यानी कि जो खोखले गोले के केंद्र से आप बिंदु P की दूरी माने थे स्मॉल r, तो वही गॉसियन पृष्ठ जो बन रहा है उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिज्या होगी। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद क्या करते हैं भाई, और ये भी माना गया कि गॉसियन पृष्ठ पर यानी इस गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है, जो क्या है, समान रूप से वितरित है। समान रूप से वितरित है इसलिए कि ये जो है खोखले गोले पर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है, तो वैद्युत क्षेत्र इस पर क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, इतनी बात मान लिया गया। अब तीन स्थितियां बनी, जैसा कि हमने कहा कि गोले के यानी खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, खोखले गोले के पृष्ठ पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, और खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तीन स्थितियां बनेंगी, तो आइए उसमें से एक स्थिति पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहली स्थिति हमने लिखा, खोखले गोले के बाह्य बिंदु पर जो है निकालेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाह्य बिंदु P माना गया है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, इस बिंदु P के चारों तरफ, आप जानते हैं इसके पहले बताया गया है कि जब कोई बिंदु लेते हैं तो उसके चारों तरफ एक जो है उसका क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं, तो वो क्षेत्रफल अवयव इस P के चारों तरफ मान लेते हैं क्या है कि DA है। ठीक है, DA मान लिया गया। अब इसके बाद से क्या करते हैं भाई कि इस बिंदु पर देखते हैं कि क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी और जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये दोनों चेक करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूं कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है कि किसी पृष्ठ के लंबवत होता है, किसी पृष्ठ के लंबवत होता है, और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई कि धनावेश से दूर की तरफ होता है। तो जरा यहां पर आप लोग डिसाइड करिए, आप लोग खुद डिसाइड करिए। ये मैं बता चुका हूं कई बार कि यहां पर अगर हम लोग देखें इस क्षेत्रफल अवयव DA पर देखें तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी भाई, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर लंबवत, तो इस दिशा में होगी क्षेत्रफल वेक्टर DA। क्षेत्रफल वेक्टर DA इस जो है दिशा में होगी, और ये चूंकि धनावेशित है तो इससे दूर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि ये हो गई आपकी क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब जो है अब जरा देखिए ये एक बार और समझ लीजिए कि क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इसी दिशा में कैसे होगी। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है, बॉल गेंद, और गेंद के ऊपरी सतह की कल्पना आप करिए, तो ऊपरी सतह पर अगर कोई एक छोटा सा टुकड़ा अगर लेंगे उसकी सतह पर एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो उससे ठीक परपेंडिकुलर दिशा में होगा। तो मान लीजिए कि बॉल है ऐसे और हम इस दिशा में ले रहे हैं, मतलब इस पृष्ठ पर ले रहे हैं, ये बॉल है पूरा, तो बॉल के इस पृष्ठ पर हम एक छोटा सा
ये क्षेत्रफल अवयव लिए है इस पर, ठीक है। तो ये किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है। तो वही जो है ये किस दिशा में होगा, इस पृष्ठ से ये आगे की दिशा में होगा। तो अब जो है यानी अब जरा देखिए कि ये दोनों ई और डी ए क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर इनके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। कोण की जरूरत पड़ती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो अब जो है वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि बिंदु P के चारों तरफ एक क्षेत्रफल अवयव डीए मान लेते हैं, और जिस पर वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, डीए है। अब जो है बाहर की ओर एक दूसरे से समांतर होंगे, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे और एक दूसरे से क्या होंगे, समांतर होंगे। तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब जरा विचार करिए कि जब इतनी बात पता चल गई तो अब क्या निकालते हैं कि इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, और जब इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है वो निकल जाए, तो उसका हम लोग क्या कर देते हैं भाई, सरफेस इंटीग्रल कर देते हैं, पृष्ठ समाकलन करते हैं। तो पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो निकल के आ जाएगा। तो अब इसके लिए सबसे पहले इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है इसको आइए देखते हैं, आइए निकाल के देखते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे भाई, तो इसके लिए लिखेंगे कि क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव, आइए लिख लेते हैं, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, छोटा सा क्षेत्रफल है, अवयव है, तो ये फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। तो लिखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डीए के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, जरा ध्यान दीजिए, ये ई डीए cos थीटा होता है, तो cos थीटा क्या है यहाँ पे 0, तो 0 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब जरा टोटल वैल्यू कैलकुलेट करिए इसका, तो ये टोटल वैल्यू ई डीए होगा, ई इंटू डीए। क्यों होगा, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब ये निकल के आ गया E इंटू डीए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण निकला, छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण, अब पूरे पृष्ठ के कारण निकालेंगे तो क्या कर देंगे भाई, इसका जो है सरफेस इंटीग्रल कर देंगे। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, अब कितना हो जाएगा भाई, डी हटा देंगे और क्या लिखेंगे भाई, फाई ई टोटल, फाई ई इज इक्वल टू, अब इसका सरफेस इंटीग्रल करेंगे हम लोग, या क्लोज्ड इंटीग्रेशन करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू क्या हो जाएगा, डीए, ई इंटू डीए। अब जो है आप जानते हैं कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, और इसमें कांस्टेंट कौन है भाई, तो ई है। तो ई को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ई को जब बाहर निकालेंगे तो ये होगा फाई ई इज इक्वल टू ई और क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डीए, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीए। एकदम सिंपल, पहले के जैसे ही चल रहे हैं, जो इसके पहले अनुप्रयोग था वैसे ही सोल्यूशन है इसका भी। अब जो है, अब आप बताइए कि ये जो है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीए, ये क्या क्या शो करता है, ये क्या है, तो इस जो है जो गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है उसका क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हम कह सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मैथ में जरा याद करिए आप लोग, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए इसके आगे सोल्यूशन करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू ई और क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ जो है डीए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक की त्रिज्या भी क्या है, आर है। तो हम क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे आप लोग लिख लेंगे ताकि बाद में भी आप लोगों को याद रहेगा। गोले का पृष्ठीय
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो किसके बराबर होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीए के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद क्या होता है भाई, इसका ये देखिए फाई की जो वैल्यू आई है, ये फ्लक्स निकल गया, पूरे पृष्ठ से कितना निकल रहा है फ्लक्स। अब क्या करते हैं, इसका गॉस प्रमेय से हम तुलना करा देते हैं। तो गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होता है भाई, चूंकि गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, पहले बताया जा चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, दोनों फाई, ये भी फाई ई की वैल्यू है और ये भी फाई ई की वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना कराने पे। तो क्या हो जाएगा भाई, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो किसकी वैल्यू चाहिए, वैद्युत क्षेत्र ई की ना, तो ई बराबर इससे डिवाइड कर देंगे इधर, तो क्यू अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको और सॉल्व करिए तो एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया भाई, ई निकल के आ गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आवेश घनत्व तो क्या होता है। आवेश घनत्व बताया गया था, यहां पर जो है पृष्ठ घनत्व आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, तो वही इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया कि सिग्मा होता है। तो सिग्मा बराबर क्या बताया गया था आप लोगों को, पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या बताया गया था, सिग्मा बराबर भाई एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, यही ना बताया गया था। तो अब यहां पर एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा की जब हम लोग बात करेंगे, तो आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर हम लोग लिखेंगे, आवेश कितना है, क्यू है, और ये जो है एक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका कितना है भाई, आप लोग जरा बताइए, क्षेत्रफल इसका कितना लिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल जो है 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अरे भाई इसका गोले का, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, तो यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग लिखे हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या बन रही है, स्मॉल आर बन रही है। लेकिन इस गोले का, जो हम लोग रियल में गोला लिए हैं, खोखला गोला लिए हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यानी कि अब जो है क्षेत्रफल ए जो हम लोग पहले लिखे थे, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अब यहां से क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, तो अब इस क्यू के जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है देखिए हम लोग वैल्यू पुट कर देना है क्यू की, तो क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा क्यू की जगह पे रख दिया, और नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या क्या कट रहा है भाई इसमें, तो 4 पाई से, ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया। ठीक है, अब बच क्या गया, उसको लिख लेते हैं जो बच गया। तो E इज इक्वल टू आर स्क्वायर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर भाई निकल के आ गया, तो ये जो है, ये जो हम लोग रियल में खोखला गोला मान रखे हैं, वास्तविक खोखला गोला जो हम लोगों का है, उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल के आ गई। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि खोखले गोले के बाह्य बिंदु पर, खोखला गोला है, इसके बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद अब दूसरा कंडीशन हमने कहा कि इसके पृष्ठ पर अगर कोई बिंदु ले लें, ठीक है, तब कितना होगा। तो जरा दूसरा कंडीशन हम लोग जो है देखते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या आएगा भाई, दूसरे कंडीशन में हम लोग मान लेंगे कि इसके पृष्ठ पर
खोखले गोले के पृष्ठ पर, हेडिंग बना लीजिए, खोखले गोले के पृष्ठ पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए अब खोखले गोले के पृष्ठ पर, कहीं पर भी पृष्ठ पर ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए कोई बिंदु। तो मान लीजिए कि हमने जो है यहां पे ले लिया, तो यहां से अब यहां तक की दूरी कितनी है केंद्र से, यानी इसकी त्रिज्या कुल मिला के तो क्या है, आर है। यानी कि अब कैपिटल आर दूरी पर हम देखना चाहते हैं कि कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो भाई ये कब संभव है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। ये कैपिटल आर दूरी पर, यानी कि जब होगा तब जाके इसके पृष्ठ पर बिंदु होगा। तो अब जो है कब संभव है कि जब स्मॉल आर किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर के। यानी कि ये बिंदु उठ करके कहां चला है, यहां पर चला है। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु P को उठा करके अब यहां रख दीजिए, यहां पर। तो देखिए अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये तब संभव है कि जब कैपिटल आर स्मॉल आर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, ये स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस केस में बहुत ज्यादा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिखेंगे यदि बिंदु P खोल के ठीक पृष्ठ पर हो तो, यदि बिंदु P खोल के पृष्ठ पर हो तो, देखिए जब ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या लिखेंगे भाई, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आप इक्वेशन नंबर 3 आप निकाले हैं उसमें स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख देंगे, कैपिटल आर लिख देंगे। अतः यहां लिखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, E बराबर, देखिए कैपिटल आर तो रहेगा ही, सिग्मा अपान स्मॉल आर की जगह पे हमको क्या लिख देना है, कैपिटल आर लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये जो है कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल आउट हो गया। अब बच क्या गया, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के ये आ गया E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए पृष्ठ पर कितना आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गोलीय खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो है एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है तीसरा केस डिस्कस करते हैं। तीसरा है खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ पर। तीसरा हम लोग तीसरा और लास्ट डिस्कस करेंगे कि इस खोखले गोले के अंदर अगर कोई बिंदु ले लिया जाए, मान लीजिए कि इस खोखले गोले के अंदर एक बिंदु P डैश ले लिया, यहाँ पे एक बिंदु क्या ले लिया, P डैश ले लिया। तो इस P डैश से क्या करेंगे भाई, तो एक जो है इस P डैश से क्या करेंगे कि एक गॉसियन पृष्ठ की फिर से कल्पना करेंगे। इस जो क्या बन रहा है भाई, इसके अंदर बन रहा है। तो कि ये जो है बिंदु ये P डैश ले लिया इस खोखले गोले के अंदर, और उससे एक गॉसियन पृष्ठ की फिर से क्या की गई, कल्पना की गई कि एक गॉसियन पृष्ठ बन रहा है। अब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आप देखेंगे कि क्या कोई आवेश है, आप खुद बताइए कि ये आवेश कहाँ है भाई। तो जो है जैसे हमने बॉल का उदाहरण दिया, तो बॉल खोखला है, तो बॉल के बाहरी पृष्ठ पर सारे आवेश वितरित हैं, सारे आवेश हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। तो आप अंदर जो भी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, सॉरी गॉसियन पृष्ठ की जो कल्पना कर रहे हैं, तो क्या उसके अंदर कोई आवेश होगा, नहीं होगा। तो जब आवेश ही नहीं होगा तो क्या इस पर कोई वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। इसका मतलब कि इस बिंदु P डैश पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी कि कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, फ्लक्स क्या होगी, शून्य होगी, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो यही चीज यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है कि माना खोखले गोले के अंदर एक बिंदु P डैश है। मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग जो है वीडियो पॉज करके मेरी बात सुन के लिख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। माना कि खोखले गोले के अंदर एक बिंदु P डैश है, जिससे एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई, और चूंकि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश वितरित नहीं है, कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, अतः इस बिंदु P से
इस बिंदु P से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, अर्थात इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। अर्थात आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे, इतनी बात लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू क्या, शून्य। कहां पे, गोले के आंतरिक पृष्ठ पर फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अर्थात जो है आप लोग आगे लिखेंगे कि बिंदु P डैश पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, यानी कि खोखले गोले के अंदर आंतरिक पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, सभी जगह शून्य होगा। इस खोखले गोले के अंदर कहीं पर भी कोई भी बिंदु आप ले लीजिए तो उसमें उस पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। यानी कि इस खोखले गोले के अंदर सर्वत्र सभी जगह क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो यहां पर ये लिख सकते हैं, अतः E बराबर आंतरिक पृष्ठ पर E बराबर क्या, शून्य। यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहें ताकि आगे वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आता रहे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि फिर एक बार अपने मन से इसको रिवाइज करें। ठीक है, अपने मन से इसको फिर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। और बार बार प्रैक्टिस से कोई भी चीज बिल्कुल ही आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी अनुभव होगा कि भाई प्रैक्टिस करने से आसान हो गया। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।